So welcome to the next class of production function. आज की क्लास का टॉपिक है law of variable proportions. This topic is of 6 marks in final exam. Before I discuss this topic in economics, let's take an example of a child in a school life. मान लो आप एक नए स्कूल में गए, क्या पहले दिन आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे? पहले दिन आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, ठीक है। 3-4 महीने बीत चुके हैं, अब आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं, वहां पे आप उनके साथ पार्टी करना शुरू कर चुके हो। इन द मीन वाइल जब पेपर सिर पे हैं, थोड़ा सा फ्रेंडशिप से विश्वास उठना शुरू हो गया, थोड़े ट्रस्ट ब्रेक हो गए और अल्टीमेटली जो आपके फ्रेंड्स हैं वो कम हो गए क्योंकि आपको रियलिटी पता लग गई। ये एक स्कूल लाइफ से रिलेट किया मैंने इसको 3 स्टेजेस में। पहले जब नया नया बच्चा लगा ट्यूशन स्कूल, तो बहुत अच्छा वे था, क्राउड बड़ा अच्छा था, सारे एक ही ग्रुप में रहते थे। सेकेंड स्टेज में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। थर्ड स्टेज में जाके पता लगता है असली चेहरों का और अल्टीमेटली डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में इस लॉ की। एक बड़ी सी लैंड है, उस पे हम लेबर को डालेंगे। लैंड जो है वो फिक्स्ड फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? लैंड बढ़ नहीं सकती, इट इज फिक्स्ड इन नेचर एंड फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। ठीक है, आप कोई भी अगर क्रॉप उगानी है तो हवा में नहीं उगाओगे, आपको क्या चाहिए? लैंड। तो लैंड इज द फिक्स्ड फैक्टर। जो लेबर है वो कौन सा फैक्टर है? वेरिएबल। वेरिएबल फैक्टर इज दैट फैक्टर व्हिच कैन बी चेंज्ड ओवर टाइम। तो मान लो मैंने क्या किया, एक लैंड के ऊपर, वन लैंड के ऊपर 5 लोगों को यानी कि 5 लेबर को भेजा। अब उनकी फ्रेंडशिप और बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ। वेरिएबल फैक्टर को पता लगा कि लैंड कैसी है। वेरिएबल फैक्टर कौन था? लेबर को पता लगा कि लैंड कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली वो उस पे काम करना शुरू करेंगे। अगर तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है तो उस पे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेंगे। उनको पता है कहाँ कहाँ पे प्लोइंग करनी है, कहाँ कहाँ पे बैलेंस करना है लैंड को, कहाँ से डिग आउट करना है, कहाँ पे नहीं करना। ठीक है, उनको पता लग रहा है अभी। तो इस स्टेज में जो प्रोडक्शन है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने सीड्स डाल दिए, क्रॉप्स उगाई, तो दैट मीन्स प्रोडक्शन क्या होनी हो गई? शुरू हो गई, स्टार्ट होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्ट की। तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस इन स्टेज नंबर 1। समझ आ रहा है? एक लैंड के ऊपर 5 लेबर को भेजा, उन लोगों ने काम करना शुरू किया, उनको लैंड की नेचर पता लगी, उस हिसाब से जब उन्होंने काम किया होगा तो प्रोडक्शन बढ़नी क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। सिमिलरली एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ गई, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ गया। टोटल बढ़ रहा है तो एवरेज भी बढ़ेगा क्योंकि एवरेज निकलता किससे है? टोटल से। मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ गया। देखो तीनों बढ़ रहे हैं ना, तो इस स्टेज का नाम मैंने रख दिया इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या नाम रख दिया? बोलते नहीं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर बेसिकली मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वॉल्विंग 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। Land is which factor? Fixed factor. Labor is which factor? Variable factor. Fixed factor will always remain the same and variable factor changes over time. अब यहाँ पे एक assumption है लॉ। 5 बंदे आपने भेजे, 5 में काम करने की क्षमता इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक चाहत भेज दी, एक अक्षिता भेज दी। जो बंदे आप लैंड के ऊपर लगा रहे हो वो 5 के 5 की जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या होने चाहिए? सेम। तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। होमोजीनियस लेबर होनी चाहिए। होमोजीनियस मींस सेम, हेट्रोजीनियस नहीं होनी चाहिए। जैसे स्टैट्स में क्या पढ़ते हो? कंपैरिजन बिटवीन द 2 थिंग्स शुड बी होमोजीनियस। हाइट ऑफ 1 पर्सन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द वेट ऑफ अनदर। स्टैट्स में देखना, एक लाइन लिखी हुई एग्जाम में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो लेबर है वो सेम होनी चाहिए। जितनी कैपेसिटी चरण में है उतनी कैपेसिटी मानिक में है अगर, तो दोनों एक ही लैंड पे काम करने के लायक है। अगर एक की भी कैपेसिटी कम है तो वो बंदा हमने नहीं भेजना। तो एजम्पशन नंबर 1 क्या निकली हमारी यहाँ पे कि जो लेबर है वो क्या है? होमोजीनियस। तो पहले इसको हम लिखेंगे कैसे पेपर में?
Law of variable proportion states that when fixed factors is combined with variable factor. What is fixed factor? Land. What is variable? Labor. The total product increases at increasing rate. Average product also increases and marginal product also increases. That is why the first stage is known as law of increasing returns to factor. पहली स्टेज का नाम क्या है? Law of increasing returns to factor. अब क्वेश्चन में आ सकता है what is returns to factor? Returns to factor is that in which only labor changes, capital changes, but all other factors of production will remain same. That is land. लैंड को इंक्रीज नहीं करना, वो एक ही रखनी है, उसी पे लेबर डाली जानी है. पहली स्टेज क्लियर होगी. उनका बॉन्ड बन गया. लैंड को पता लग गया मेरे पे काम शुरू हो गया है, लेबर आ गई है मेरे पे काम करने के लिए, मुझे फर्टिलिटी दिखानी पड़ेगी अपनी. और लेबर को पता चल गया कि लैंड की नेचर क्या है, हम उस हिसाब से उस पे काम करना शुरू करेंगे. तो दोनों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बन रही है, तभी प्रोडक्शन इंक्रीज होनी स्टार्ट होनी. तुम लोग कोई बीज डालते हो तो क्रॉप तो आएगी ना, पौधा तो निकलेगा ना वहां से, तो प्रोडक्शन तभी बढ़ रही है. स्टेज 1 क्लियर होगी. एनी डाउट्स इन दिस? एनी क्वेश्चंस? क्लियर? चलते हैं आगे स्टेज नंबर 2 पे. उसी लैंड के ऊपर, लैंड एक ही थी, 5 लेबर काम कर रही थी, मैंने 3 बंदे और भेज दिए, 3 लेबरर्स और चले गए. कितने हो गए टोटल? अब पहले मान लो इतना एरिया कवर था, ये वाला, 3 लोगों ने ये कवर कर दिया. क्या और प्रोडक्शन पॉसिबल है? अभिराज कह रहे हैं सर. कैसे? ये तीनों ने कर दिया कवर और ये पहले 5 ने कवर किया हुआ था. क्या और अब लैंड खाली है जिसपे प्रोडक्शन हो सकती है? अब जब लैंड पूरी तरह से फुली यूटिलाइज हो गई तो अब उनका बॉन्ड आपस में क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज. अगर मैं इस पे 9th लेबर भी डाल दूं, 10th लेबर भी डाल दूं, तो प्रोडक्शन कहां करेंगे और खड़ेंगे कहां उस लैंड? समझ आ रहा है? जो जगह है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है. दैट मींस जो फिक्स्ड फैक्टर है और जो वेरिएबल फैक्टर है, दोनों ने पूरी जान लगा दी. पूरी जान लगाने के बाद पता लगा उन्होंने 100 टन्स ऑफ राइस उगाया. उस लैंड के ऊपर कितनी आउटपुट निकाल दी? 1000 टन्स ऑफ राइस उगाया. अब इसके ऊपर और कोई काम नहीं हो सकता. तो इस स्टेज में जो टीपी है वो इंक्रीज तो होता है पर मर मर के इंक्रीज होगा. टीपी इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट. दोबारा बोलो, टीपी इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट. डिमिनिशिंग रेट का एग्जांपल देख लो. पहले 5 था सपोज, फिर 10 था, फिर 14 था, फिर 16 हो गया. रेट देखते हैं इसका, कितने से इंक्रीज हो रहा है? कितने से इंक्रीज हो रहा है? कितने से इंक्रीज? रेट इज डिमिनिशिंग. हियर मार्जिनल प्रोडक्ट विल बिकम 0. क्यों? और लेबर की एनर्जी खत्म. लेबर ने अपना बेस्ट दे दिया, अब लेबर की एनर्जी यहां पे क्या हो गई? फिनिश. समझ आ रहा है? और एवरेज प्रोडक्ट वो भी क्या होगा? इंक्रीज. क्योंकि टीपी बढ़ रहा है तो एपी भी क्या होगा? बट टीपी यहां पे मैक्सिमम हो चुका है. क्यों मैक्सिमम हो चुका है? क्योंकि इससे ज्यादा लैंड हमारे पास और नहीं. जब लैंड पूरी भर दी तो क्या उस पे और प्रोडक्शन बढ़ सकती है? तो टोटल प्रोडक्शन वहां पे क्या हो चुकी है? मैक्सिमम. अब यहाँ पे टीपी इंक्रीज होता है कौन से रेट पे? डिमिनिशिंग रेट पे. एमपी क्या हो गया? 0. लेबर थक चुकी है और काम नहीं होगा उससे. उसको नई लैंड या तो लाके दो तब वो काम करेगी, वो वाली लैंड पे तो काम नहीं हो सकता. तो इसीलिए इस स्टेज का नाम उन्होंने रख दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. क्या नाम रख दिया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. समझ आ रहा है? पहली स्टेज में एक लैंड थी, लेबर कितनी थी? सिर्फ 5. उन्होंने काम शुरू किया, उनकी बॉन्डिंग अच्छी हुई, लेबर को पता लगा लैंड कैसी है, लैंड को पता लगा लेबर मेरे पे काम कर रही है, मुझे फर्टिलिटी दिखानी पड़ेगी. टीपी बढ़ेगा, एपी बढ़ेगा, एमपी भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ रहा है. क्या नाम क्या रखें? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. क्या नाम रखें? बोलो. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. अब हमने उसी बेचारी लैंड के ऊपर 3 बंदे और डाल दिए. वो लैंड पूरी तरह से फिक्स फुल अप हो चुकी है. अब उस पे और प्रोडक्शन नहीं कर सकते. 1000 टन ऑफ राइस उसने आपको निकाल के दे दिया आपके में से. अब उस पे और लेबर काम नहीं कर सकती, लेबर थक चुकी है. वहां पे एमपी क्या हो चुका है?
जीरो। और टीपी क्या हो चुका है? मैक्सिमम। और जो टीपी है वो इंक्रीज तो हो रहा था, बट उसका दिल नहीं था इंक्रीज होने का, मर मर के इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल, मोक्ष के पहले टर्म में 54 मार्क्स आए, अगली टर्म में 56 आए, और फाइनल में 57 आए। हो तो इंक्रीज रहे हैं, बट उस इंक्रीज का फायदा कोई भी नहीं है, क्योंकि मार्क्स 60 से कम है। समझ आ रहा है? तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो दो स्टेजेस कर ली हमने। पहली स्टेज का नाम क्या था? बोलो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। दूसरी स्टेज का नाम क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। समझ आ रहा है? थर्ड स्टेज। अब हमने क्या किया, हमारी कंट्री में ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। उसी लैंड के ऊपर जहां पे पहले 5 बंदे थे, फिर 3 और थे, कितने हो गए? 8। 2 और भेज दिए हमने। करो काम। प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती। प्रोडक्शन बढ़ेगी कैसे? क्योंकि लैंड पूरी तरह से यूज हो गई है। अब वो बेचारे प्रोडक्शन करने तो गए, बट जो बाकियों की आउटपुट थी वो भी खराब कर रहा है, क्रॉप्स डैमेज हो गई। तो प्रोडक्शन टीपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एमपी क्या हो जाएगा इस केस में? नेगेटिव। जीरो तो बेचारा हो ही चुका था, अब कहां जाएगा वो? और एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि टीपी कम हुआ तो एवरेज प्रोडक्ट भी कम हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या बोलते हैं? बोलो, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स। ठीक है। पहली स्टेज का नाम क्या था? सब बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। सेकेंड स्टेज पे लेबर की एनर्जी क्या हो चुकी थी? खत्म। एमपी क्या हो गया था? जीरो। टीपी बढ़ तो रहा था, बट डिमिनिशिंग मार्क्स की तरह। दैट मींस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। थर्ड स्टेज में तो जमा ही फेल हो गया। हमने उस पे और लोग भेज दिए, और वो प्रोडक्शन बढ़ाने की बजाय प्रोडक्शन को क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब ऐसा क्यों होएगा? हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो ये इसका एक टाइप होती है अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर आपने बचपन में कभी सुनी हो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग वहां पे काम करते हैं। प्रोडक्शन तो वो क्या ही करेंगे, उनको क्या देनी पड़ेगी रोज की? वेजेस, सैलरीज। दिहाड़ी लेंगे ना वो आपसे काम करने के। कॉस्ट तो बढ़ा रहे हो आप अपनी, बट प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। तुमने एक घर बनवाना है, तुमने मजदूर 100 रख लिए, जबकि काम सिर्फ 20 लोग भी उतना ही कर सकते हैं। तो जो 80 लोगों की तुम दिहाड़ी दे रहे हो, वो सारी क्या जा रही है? Got it? So these are the 3 stages of law of variable proportions. In the first stage, let's revise that. In the first stage, TP will increase, MP will increase, AP will increase. That is why it is increasing returns. In second stage, TP increases at diminishing rate and it becomes maximum. जब ये maximum होगा तो MP will become zero and AP will decrease because TP is increasing at diminishing rate. तो AP भी यहाँ पे maximum भी होगा, increase भी होगा, दोनों सेम होते हैं TP और AP। अब ultimately third stage क्या होगी? TP starts falling, MP becomes negative, and AP will also fall, but it will remain positive because TP is positive, so AP is also positive. AP can never be negative. Average production कभी भी negative नहीं होगा। इस स्टेज का नाम क्या रखा था? Diminishing returns to factor. And this stage is negative returns to factor. Easy था? अब इसके assumptions को रिवाइज करने से पहले रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब याद करो। रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब होता है जब लैंड क्या रहती है? सेम, और चेंज क्या होती है? लैंड क्या रहती है? सेम, और चेंज क्या होता है? लेबर। दैट मींस किसको कंबाइन करना है? लेबर को कंबाइन करना है। किसके साथ कंबाइन करना है? लैंड के साथ। तो अंग्रेजी में इसको कैसे बोलोगे? When fixed factors are combined with the variable factors. वहाँ पे ये मत लिख के आना, there is one land, we are sending 5 people. When fixed factors are combined with the variable factors, a stage must ultimately come when MP will increase, become 0 and finally becomes negative. TP will increase, it will be maximum and it will start decreasing. AP will increase, it will be maximum and starts decreasing, but it will remain positive. ये है definition law.
So law of variable proportion states that when fixed factors are combined with the variable factors, a stage will ultimately come when MP will increase, becomes 0 and becomes negative. PP increases, then it further increases at diminishing rate, becomes maximum and then it falls. AP will increase, becomes maximum and falls, but remains positive. This is the definition of LOVP, that is law of variable proportions. What is returns to factor? Land will always remain same and labor will increase, it will change. सबसे मेन assumption क्या थी? सारी लेबर क्या है? होमोजीनियस. जितनी एनर्जी जिस नूर में होगी उतनी मालिक में होगी, तभी वो एक लैंड पे काम करेगा. Okay, in the stand up, what is the best stage according to you? सर फर्स्ट वन. फर्स्ट में लैंड पूरी यूज हुई थी, हाँ नहीं सर. तो फिर फर्स्ट स्टेज बेटर हो सकती है. अगर मान ले इस इंस्टीट्यूट में यहाँ पे अगर 50 बच्चों की जगह है इस रूम में +2 में, सपोज मैं 50 बच्चों को आराम से बिठाता हूँ और मेरे पास सिर्फ 20 पढ़ रहे हैं, तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल चीज है? नो सर. क्या होगा प्रॉफिटेबल चीज? सर जब जितने कैपेसिटी है उतने लोग बैठे. तो जितनी लैंड पे 8 लोगों का काम था, जब वो 8 के 8 थे और उस पे जो टोटल प्रोडक्शन थी वो मैक्सिमम थी, वही स्टेज क्या है? स्टेज नंबर 1, मतलब बेस्ट स्टेज. नंबर 1 का मतलब फर्स्ट स्टेज नहीं है यहाँ पे. नंबर 1 मींस फैंटास्टिक. कौन सी फैंटास्टिक स्टेज है? सेकंड स्टेज. जब टीपी क्या होता है? मैक्सिमम. एमपी क्या होता है? 0 और दैट्स इट. एपी क्या होता है? मैक्सिमम. ठीक. सिट डाउन. मानिक, थर्ड स्टेज को बेस्ट कैसे बना सकते हैं? सर हम ना जो वेरिएबल फैक्टर है ना उसको कम कर सकते हैं, ताकि मतलब हाँ वेरिएबल फैक्टर को ना अगर हम लोग कम करेंगे फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. तो सर और लोग फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज करेंगे. वेरी गुड आंसर. क्लैपिंग फॉर. जो एक्स्ट्रा लेबर बैठी है वहां पे उसको उठा के कहां भेज दो? न्यू लैंड के ऊपर. जो टेक्नोलॉजी तुम पुरानी आउटडेटेड यूज कर रहे हो, तुम नई टेक्नोलॉजी ले आओ. तुम हाथ से कस्सी से अगर लैंड पे काम कर रहे हो तो उतना काम नहीं होगा. ट्रैक्टर से करो, ज्यादा काम होगा. समझ आया? तो जब तुम अपनी टेक्नोलॉजी को आउटडेटेड से न्यू लेके आते हो, तब तुम्हारी जो प्रोडक्शन है वो जो नेगेटिव में जा रही थी वो वापस कौन सी स्टेज से शुरू हो जाएगी? स्टेज नंबर 1. क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा लेबर थी 9th और 10th, उसको अब उस लैंड से शिफ्ट कर दिया किस पे? न्यू लैंड पे. तो वहां पे 2 लेबर होगी ना, तो फिर से कौन सा लॉ शुरू हो जाएगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एंड दिस लॉ विल कंटिन्यू इन द शॉर्ट रन. समझ में आया? तो इसको रिलेट किया था मैंने आपकी स्कूल लाइफ के साथ. स्टेज 1 फ्रेंड्स बन रहे हैं अभी. स्टेज 2 बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं. स्टेज 3 तो आप अपनी क्लास का हाल देखेंगे. थैंक यू फॉर द टॉपिक. दिस वाज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन.